हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं 1000 MCQ सीरीज का अगला पार्ट। देखिए क्वेश्चन मेरा है कि टी खंड किस अक्ष पर सममित होता है। कौन सा क्वेश्चन है आपका? टी खंड किस अक्ष पर सममित होता है। पहला है वाई वाई अक्ष पर, दूसरा ऑप्शन यक्स पर, तीसरा है दोनों पे यानी यक्स यक्स पर भी और वाई वाई पर भी। आपका फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस यानी किसी पर भी नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है आपका? किसी पर भी नहीं। तो समझिएगा, सबसे पहले इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि सममित क्या होता है। अब सिमेट्रिकल पढ़े होंगे या स्वयं में, सिमेट्रिकल का सिंपल सा अर्थ समझिएगा। ये आपका हो गया टी खंड। सिमेट्रिकल का मतलब कि यदि हम उस अक्ष के परितः उसको मोड़े तो एग्जैक्ट उसी पर आ जाए। जैसे देखिएगा, एक क्या हो गया आपका, मान लीजिए स्क्वायर, तब इसको मोड़ेंगे इस पे तो कैसा हो जाएगा? एकदम एग्जैक्ट इसी पर आ जाएगा, है ना, ओवरलैप कर जाएगा। कोई यानी इसका उसका भाग कोई अगल बगल ना निकले, यानी एग्जैक्ट क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए। उसे हम क्या कहते हैं? सममित करते हैं। अब जैसे इसको देख लीजिए, ट्रेंगल है, यानी इस अक्ष पे इसको हम मोड़ दें तो क्या एकदम सममित आएगा? एग्जैक्ट इसको ओवरलैप करेगा? नहीं, एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं कर पाएगा। जब इसको इस पर मोड़ेंगे तो किस तरह हो जाएगा? एक इस तरह हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? इस तरह तो होगा नहीं एग्जैक्ट, थोड़ा सा ये पार्ट निकला हुआ हो जाएगा। तो इसे कहेंगे कि सममित नहीं है। एग्जैक्ट ओवरलैप कर लेता है तो कहेंगे उस अक्ष पर ये खंड क्या है? सममित है। तो ये आपका है टी खंड। टी खंड का ये है आपका यक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष, है ना। अब बताइए, आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि टी खंड किस अक्ष पे सममित होता है, वाई अक्ष पर कि यक्स अक्ष पे। तो आप कहेंगे वाई के अबाउट इसको मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट इस पे ओवरलैप कर जाएगा। यानी टी खंड किस पे सममित होता है आपका? वाई अक्ष पे। अब देखिएगा, हमको काम क्या करना है कि हम तो एक क्वेश्चन तो जो क्वेश्चन देंगे MCQ तो बताएंगे, साथ साथ आप हम जो एक्स्ट्रा बताएंगे उसको भी नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हम अगला क्वेश्चन आपको ये नहीं कहेंगे कि चैनल सेक्शन किस पे सबमिट होता है, उस क्वेश्चन लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। उसको हम डिस्क्रिप्शन इनिज का हम बताएंगे, इसको उसी में क्या कर देंगे? बता देंगे। जैसे देखिए, हम टी खंड का बताने के बाद आपको बताएंगे कि चैनल सेक्शन किस पे सममित होता है। इसका हम MCQ नहीं बनाने वाले, तो आप अलग से नोट करके इस क्वेश्चन के बाद नोट कर लेना आपको कि चैनल सेक्शन किस पे सममित होता है। तो ये हो गया आपका वाई खंड, इससे अक्ष ए क्या हो गया आपका? यक्स खंड। अब बताइए, यक्स अबाउट की वाई के, तो आप कहेंगे जब यक्स के अबाउट रोटेट करेंगे यानी मोड़ेंगे तो एग्जैक्ट उस पर ओवरलैप कर जाएगा। यानी आपका चैनल खंड किसके अक्ष के सापेक्ष सममित होगा? तो आप कहेंगे यक्स के सापेक्ष, ठीक है। इसी तरह हम आपसे पूछ दें कि कोणीय खंड यानी एंगल किसके अक्ष के सापेक्ष सममित होगा? तो ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष, ये हो जाएगा आपका यक्स। तो चैनल न ही यक्स अक्ष के सममित होता है और न ही वाई अक्ष के परितः क्या होता है? सममित होता है, ठीक है। तो आपको समझ आया, टी खंड वाई अक्ष के परितः सममित होता है, एंगल किसी के परितः सममित नहीं होता है, और चैनल किसके? यक्स अक्ष के अबाउट क्या होता है? सममित होता है। तो कैमरे को हम सही कर रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को लैंग्वेज समझिए, फिर आप खुद कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हम क्वेश्चन अगला कि चैनल खंड हाँ कितने फ्लेंज या वेब से मिलकर बना होता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। एक आ जाएगा एक फ्लेंज और एक वेब, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 फ्लेंज और 2 वेब। थर्ड क्या हो जाएगा? 1 फ्लेंज और 2 वेब। फोर्थ क्या हो जाएगा? 2 फ्लेंज और 1 वेब, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन। तो समझिएगा, फ्लेंज और वेब क्या होते हैं, समझिए। किसका है? चैनल खंड का। तो एक क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए। क्वेश्चन आपको इसको कैसे और पूछ सकता है कि चैनल खंड किससे मिलकर बनाता है? सिर्फ इसी क्वेश्चन को ही लिख सकता है
तो ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या मिलेगा हमको। सबसे पहले आप चैनल बनाइए, ये हो गया आपका चैनल, है ना। इसे कहते हैं हम लोग फ्लेंज, यानी जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम क्या कहेंगे, फ्लेंज। और ये होता है आपका वेव। तो आंसर मिल गया होगा आपको कि चैनल खंड 2 फ्लेंज और एक वेव से मिलकर बना होता है। तो फ्लेंज 2 फ्लेंज और एक वेव, फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है आपका। लेकिन इसके अलावा हम और भी कुछ देखेंगे, टी सेक्शन। इसके जगह आप क्या पूछ सकता है, वो टी खंड को भी पूछ सकता है। टी खंड किससे मिलकर बना होता है, तो टी खंड एक फ्लेंज और एक वेव से मिलकर बना होता है। टी खंड एक फ्लेंज और एक वेव से मिलकर बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को नोट करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो इसी नहीं बनाएंगे क्योंकि बोरिंग लगने लगेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 मीटर क्यूब, लिख दे रहे हैं, 1 मीटर क्यूब माइल्ड स्टील का भार कितना किलोग्राम होता है। यानी 1 मीटर क्यूब स्टील का, माइल्ड स्टील का भार कितना किलोग्राम होता है। पहला ऑप्शन आपका है 12 × 10 पे -6, दूसरा हो जाएगा आपका 7850, तीसरा क्या हो जाएगा 2 × 10 पे 5, फोर्थ क्या हो जाएगा 0.84 × 10 पे 5, ये हो जाएगा ना। अब समझिएगा क्या हो जाएगा, आपको पता होगा क्या होता है 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो आप पढ़े होंगे, और देखिएगा ब्रीफ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप पढ़े होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, क्या पढ़े होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, यानी स्टील का फिजिकल प्रॉपर्टी। उसमें पहला आपको मिलेगा डेंसिटी स्टील का डेंसिटी कितना होता है 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो हम क्वेश्चन दिए वो मिल गया, 1 मीटर क्यूब का भार 7850, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी दृढ़ता मापांक। यंग्स मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है आपका, दृढ़ता मापांक कितना होता है 0.84 × 10 पे 5 से 0.98 × 10 पे 5 न्यूटन प्रति mm²। तो ये क्या हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कैपिटल जी से डिनोट करता है। उसके बाद पढ़े होंगे आप यंग्स मॉडुलस, यानी कैपिटल ई, यानी यंग मापांक कितना होता है 2 × 10 पे 5 न्यूटन प्रति mm² होता है ना। तो ये हो गया आपका कैपिटल ए यंग्स मापांक। उसके बाद होता है रेखीय प्रसारण गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है 12 × 10 पे -6 प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा आपका प्रति डिग्री सेल्सियस। अब समझिएगा, हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं कि 1 मीटर क्यूब माइल्ड स्टील का कितना भार होता है। और ये भी तो पूछ सकता है कि माइल्ड स्टील का यंग मापांक कितना होता है, तो आपको पता चल गया। तो ये सब एडिशनल डाटा आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। माइल्ड स्टील का यंग मापांक कितना होता है, आप कहेंगे 2 × 10 पे 5 न्यूटन प्रति mm²। वो कहेगा दृढ़ता मापांक कितना होता है, कहेंगे 0.84 × 10 पे 5 होता है। वो कहेगा कि रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है 12 × 10 पे -6 प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाँ, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर क्या घटता है, यानी स्टील का प्रॉपर्टी मिलेगा क्या घटेगा। पहला है आपका ब्रिटलनेस यानी भंगुरता, दूसरा है हार्डनेस, तीसरा मिलेगा आपको डक्टिलिटी, उसके बाद फोर्थ होगा आल, ठीक है। नहीं सभी घटेंगे, ठीक है। तो देखिएगा स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर क्या घटेगा, आंसर बता रहे हैं आपको क्या घटेगा, सिर्फ डक्टिलिटी घटेगा। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है समझिए, एक तो होता है आपका इलास्टिसिटी क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर लोड लगाए तो ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। तो सर लोड हटाते ही वो अपना पुराना क्या है रीशेप, यानी पुराना साइज और शेप रिगेन कर लिया। ये क्या होता है आपका इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है,
प्लास्टिसिटी क्या होता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर लोड लगाए तो ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन हुआ तथा लोड हटाने के बाद भी वो डिफॉर्मेशन बना रहा, उसे क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। प्लास्टिसिटी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होगा आपका डक्टिलिटी, एक होता है आपका मेलाबिलिटी, है ना। डक्टिलिटी क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर तनन बल लगाकर उस ऑब्जेक्ट को पतली तार के रूप में बदलना क्या होता है? डक्टिलिटी। मेलाबिलिटी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पर कंप्रेशन फोर्स लगाकर उसके पतले चादर के रूप में रोल करना क्या कहलाता है? मेलाबिलिटी। तो मेलाबिलिटी पर कौन सा फोर्स लग रहा है? कंप्रेसिव फोर्स। और डक्टिलिटी पर क्या लगा रहे हैं? टेंसाइल फोर्स के अंतर्गत, ठीक है। ये पतली तार के रूप में और ये चादर के रूप में बदलते हैं। हाँ, ब्रिटलनेस क्या होता है? टूटना यानी भंगुरता। यानी क्या होता है? जब कोई मटेरियल क्या होता है? ज़्यादा ब्रिटल होता है तो वो अपना डिफॉर्मेशन करने से पहले क्या होता है? टूट जाता है, उसे कहते हैं ब्रिटलनेस। तो क्या होगा? आपका डक्टिलिटी घटता है। कैसे? देखिएगा, अब पढ़ेंगे स्टील स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम। ये क्या होता है आपका? प्रतिबल विकृति। ये होता है आपका विकृति वाला। अच्छा, ये क्या होता है? प्रतिबल वाला। ये जब हम स्टील का क्या बढ़ाएंगे? कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इस तरह मिलेगा आपको। किस तरह मिलेगा? यानी कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर देख रहे हैं उसकी विकृति क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। तो विकृति मतलब डक्टिलिटी। कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर विकृति घटती जा रही है, ठीक है। पहले इतना विकृति हो रही थी, उसके बाद ए, उसके बाद ए। तो टेंशन फोर्स, हमेशा स्टील का यूज़ हम कहाँ करते हैं? आरसीसी में देखेंगे टेंशन फोर्स। डक्टिलिटी किसके अंतर्गत आता है? टेंशन फोर्स के अंतर्गत। क्योंकि बीम आपके पास है स्टील का बीम, तो ये भी तो नीचे टेंशन ही देगा, है ना। तो टेंशन में क्या होता है? जल्दी टूट जाएगा यदि उसमें हम कार्बन की मात्रा ज़्यादा कर दें। बाकी हर एक चीज़, जैसे ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा, कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा, हार्डनेस बढ़ जाता है, डक्टिलिटी वगैरह क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। घटेगा क्या? सिर्फ डक्टिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या घटेगा? सिर्फ डक्टिलिटी। तो आज के लिए बस इतना ही।